अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, कल से वही कपड़े पहने फिर रहा हूँ मैं। लेक्चर 96 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नहीं आज हमारे 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, ये शाम को हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। बच्चों के पूरा करने तक 377 सफ़े के ऊपर आ जाएं। ज़रा IAS 37 का एक सवाल थोड़ा सा माड़ा जा कर लेते हैं। पेज नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए कर लेते हैं। The following now pertains to NL which is engaged in manufacturing of batteries and chemicals. इसमें हमने सी पार्ट कर लिया। डिस्कस गिविंग रीजंस हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज कैन बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 15 एंड 16 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRSs। यार रख दो, अभी क्या करना है, मैं क्लास छोड़ दूं, उधर आ जाऊं। Assume that NL's financial statements are authorized for issue 3 months after year end। लो जी, अब आज वाले सवाल के अंदर आपने असल में कहानी कुछ ऐसे चलेगी। ये तो हो गया हुआ है ना, इसको तो मिटाओ, इनते साइड पे करो। पढ़े पढ़े पार्ट ए पढ़े, तब तक एम्बुलेंस घूम रही है, वाइट कर रही है। लो जी, तैयार है जी बोर्ड हमारा। हाँ जी, जुलाई 15 में ईयर एंड 30 जून पे हुआ। मामला कुछ इस तरह से हो गया कि 2 साल के लिए उसने हमसे जो है वो सवाल के अंदर रिक्वायर कर लिए डिस्कशन। 30 जून 2000 कौन सा है, 15 और 16 और 30 जून 2016। अच्छा जी, और इससे साथ ही उसने क्या बता दिया है कि 3 महीने ईयर एंड के बाद, 3 महीने ईयर एंड के बाद, 3 महीने ईयर एंड के बाद ये ऑथोराइज हुई हैं फॉर इशुएंस IAS 10 के लिए। अच्छा, अब कहता है इन जुलाई 15 कहाँ होगा, यहां कहीं होगा, बोलो। NL वॉज सूड बाय अ कस्टमर, खिलाफ केस हो गया हमारे भाई। हु क्लेम्ड डैमेजेस ऑफ 2 मिलियन, उसने कहा है कि जी 2 मिलियन रुपए हर्जाना भरें। क्यों भाई, क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज इन जनवरी 15। अब जून को छोड़ो, अब जून को छोड़ो, अब तो यहां पर इवेंट हो गया था, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज। तो IAS 10 की लाइन आ गई, ठीक है, कि द कोर्ट केस या क्लेम आफ्टर द बैलेंस शीट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट provides an evidence of a condition that existed at the balance sheet date, therefore reporting date, therefore it is an adjusting event। अब अगली बात, अच्छा वैसे ये भी आगे पढ़ भी लिया करो, प्रॉबल है भी या नहीं। एडजस्टिंग इवेंट ना हो तो डिस्क्लोजर भी तो दिया जा सकता है, अपडेटिंग डिस्क्लोजर, याद आ रहा है, डिस्क्लोजर बना देंगे क्योंकि हमारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पढ़ाया था। खैर चलें, द लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट द केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ, यानी कि कोर्ट वुड बी दैट द केस वुड बी डिसाइडेड अगेंस्ट अस, इसका ज्यादा चांस है। फेवर ऑफ कस्टमर में ज्यादा चांस क्या है, फेवर ऑफ कस्टमर में जाएगा, मतलब हमारे अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन लिखकर आप यहां पर क्या कहेंगे कि जी आपने 30 जून पर एंट्री पास कर लेनी है, एक्सपेंस डेबिट। अब इसकी अंग्रेजी आपको मैं क्या लिखवाऊं मैं आपको, खोलूं सफा वो, एज ऑन 30 जून कर लेना। पहली लाइन लिखनी है। अब प्रैक्टिस से इतना फायदा हो गया कि आपको भी पता है, फौरन लिख सकते हैं आप प्रोविजन जब भी बनेगी, ठीक है। लेकिन साथ IAS 10 की लाइन लिखनी है और ये बता देना आप, ठीक है। अच्छा, कितने की प्रोविजन बनाओगे, कोई बताया नहीं ना उसने कि 2 मिलियन पे करना है, इसका इतना चांस है, या 2 मिलियन पे नहीं करना, एक करना है, एक नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बस ठीक है, जो लिखा हुआ है वही है, जो क्लेम है वो कहता है जी हमारे खिलाफ डिसाइड हो जाएगा, तो ठीक है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 2 से ही कर लो, यहां तक को मसला। चलें आगे। इन मार्च 16, अब ये कब आता है, ये यहां पे आता है मार्च 16। एन इंडिपेंडेंट टीम, कोई ऐसे ही बंदा उठा, उन्होंने कहा इनकी लड़ाई चल रही है, जरा हम चेक करते हैं मसला क्या है। सबमिटेड अ रिपोर्ट टू कोर्ट शोइंग दैट 80% ऑफ बैटरीज वर नॉट फॉल्टी एंड देयर वर माइनर डिफेक्ट्स इन रिमेनिंग, और बाकियों में थोड़े मोड़े। और वो क्या कह रहे हैं, 2 मिलियन पूरा ही उन्होंने सारी बैटरीज का मांग लिया था। खैर चलो, एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर, अब लॉयर साहब ने अपना बयान बदल लिया, फॉर्म्ड द व्यू दैट इट इज हाईली likely that court would award compensation to customer।
मैंने अन हटा दिया। इसका मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब क्या है, हाईली लाइकली है कि कोर्ट कस्टमर को कंपनसेशन अवार्ड करेगा। अब इस अन को लगाओ तो हाई चांस है कि अब कस्टमर को कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब यहां पे, अब पहले हमने क्या किया था, एक प्रोविजन यहां पर खड़े होकर एक प्रोविजन हमने रिकॉर्ड कर रखी है। ये पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोविजन रिकॉर्डेड थी, ठीक है। अब यहां पे खड़े होकर मामलात कुछ बदल गए, तो अब इस हिसाब से जो हमारा लॉयर कह रहा है कि अब बहुत लो चांस है या रिमोट की तरफ चले गए, तो प्रोविजन तो उल्टा देनी चाहिए। क्या ख्याल है, प्रोविजन डेबिट नहीं, फिलहाल आगे नहीं मैंने पढ़ा, यहां तक की बात कर रहा हूं, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कर देना चाहिए हमें। अभी हम ये करने लगे थे कि सवाल ने कहा ठहर जाओ, 5 जुलाई 2016 को कोर्ट डिसाइडेड। जैसे ये लाइन सामने आई ना, ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, ਵੱਡੇ ਆਏ इंडिपेंडेंट, आई ਤੁਹਾਡੀ रिपोर्ट, ਵੱਡਾ आया लॉयर। वजह क्या है, जब कोर्ट का डिसीजन आ गया तो ये सारी बातें क्या हो गई, इररेलेवेंट। अब यहां पे खड़े होकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो कोर्ट डिसाइडेड। अब हमारे हाथ में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोर्ट डिसाइडेड टू द सूट एंड ऑर्डर्ड एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% फॉल्टी बैटरीज। माना कि उन्होंने उसी हिसाब से देखा कि 80% तो फॉल्टी थी नहीं, 20 थी, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया। अब प्रोविजन क्या बनी हुई है, पिछले साल के एंड पर 100% सारी बैटरीज की प्रोविजन बनाई जो उन्होंने क्लेम किया था। तो कोर्ट ने अब क्या कहा है, नहीं 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 नहीं, इसका 20% जो है वो आपने, अच्छा अब मसला ये है ना कि यहां पर हमने प्रोविजन को एडजस्ट करना है। एडजस्ट यूं करना है कि हमारा अब जो वो हमारा जो एक्सपेंस बुक हो वो सिर्फ 20% बैटरीज को रिप्लेस करने की कॉस्ट हो। क्या ख्याल है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल भी क्रेडिट करना है अगर, तो किस अमाउंट से हो, जितने में 20% बैटरीज रिप्लेस होनी है। जो ऊपर 2 मिलियन है वो तो कस्टमर ने मांगा था, क्या पता वो बैटरीज की कीमत है या नहीं है, क्या पता कितने की एक बैटरी हमें पड़ती है रिप्लेस करना, तो अमाउंट का हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बात अंग्रेजी में तो लिख सकते हैं। अब दूसरे साल के एंड पे आप क्या लिखोगे, पहले तो कोर्ट केस के बारे में IAS 10 वाली लाइन डालोगे, ठीक है। द डिसीजन ऑफ कोर्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ a condition that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event. Now we will adjust our provision in such a way that it represents 20% cost of replacement of batteries, full stop। मुझे नहीं पता कितनी कॉस्ट है, ये बात समझ आई, लिख लोगे। चलो जिन्होंने आना था मेरे ख्याल में वो आ गए जी। 2 मिलियन का 20% मैं नहीं समझता कि लेना चाहिए, क्योंकि 2 मिलियन क्या है, उन्होंने डैमेजेस मांगी हैं, पता नहीं वो डैमेज, अब उनको क्या पता हमें एक बैटरी कितने में पड़ती है। तो अगर किसी ने लिख दिया है तो कोई नहीं यार, 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर में से 4 तो फिर भी मिल ही जाएंगे, इतनी बात लिखने के। ये थोड़ा ही है कि कोई ट्रिंग करके एंड वाली बात के ऊपर सारे नंबर आते हैं, ठीक है। अलग से पैसे लगेंगे इसके, दोगे, अच्छा बाद में कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, पहली वाली लाइन तो लिख लोगे ना, कोर्ट केस आफ्टर द ईयर एंड प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अब एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन हम पहले से ना प्रोविजन बनाई बैठे हैं, तो हम जुमला क्या लिखेंगे, नाउ वी विल, ये लिखना अगर लिख लो कि एज ऑलरेडी अ प्रोविजन ऑफ 2 मिलियन इज रिकॉर्डेड प्रीवियसली, ठीक है, नाउ वी विल एडजस्ट आवर प्रोविजन इन सच अ वे दैट इट represents 20% of that represents replacement cost of 20% defective batteries। ये लिख लो, बल्कि अच्छा है लिख लो। Now we will revise our, जितनी बात अहम है, पिछली कहानी तो लिखा है ना आप, revise our provision in such a way, लिखते हुए ज़्यादा अच्छा लिख लेता है बंदा, है ना, बोलते हुए नहीं समझ आती, in such a way that it represents only the cost of replacement of
20% डिफेक्टिव बैटरीज। भाई अब तो पता लग गया ना, कोर्ट ने क्या कहा है कि 20% बैटरीज यार रिप्लेस कर दो उसको। अब हम क्या प्रोविजन बनाएं, जितनी हमें पता, हमारी हम बेचते हैं ना बैटरीज, बना के बेचें या खरीद के, हमें पता है ना एक बैटरी कितने में पड़ती है, रिप्लेस करनी है, तो उतनी प्रोविजन बनाओ। ठीक है, ऊपर वाली लाइन लिख लेना, आगे ये वाला ऐड कर दो। बेटा जनरल एंट्री होती है, ये एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा अगर ये ज़्यादा पड़ा है तो एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे और प्रोविजन डेबिट कर देंगे, बाकी छोड़ेंगे ही उतना जितना। मिसाल के तौर पे जो आप कहते हैं जी 0.5 मिलियन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो आप बाकी 1.5 को रिवर्स कर दो, ऐसे एडजस्ट कर लो। बाकी अंग्रेजी काफ़ी है, इसने इस जुमले ने सारा काम ही नाउ वी विल एडजस्ट, यहाँ रिवाइज की बजाय क्या लिखो, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़, रिवाइज भी ठीक है वैसे, लेकिन को लिखना चाहे तो एडजस्ट, नाउ वी विल एडजस्ट आर प्रोविजन इन सच अ वे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा जी, पॉइंट बी फिर किसी वक्त करेंगे। ठीक है, तो ये जी ए हो गया, सी ऑलरेडी हो चुका था, अब ये टोटे टोटे करके हम IS 37 कर रहे हैं। अच्छा है, ज़रा भूलने भी नहीं दे रहे जी। जी लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तुम लिख दो, मेरे जहन में ये बात आई, फिर मैं कहा छोड़ो बस। वो क्या कह रहा है कि जो वापस आ जाएंगे उनको रिप्लेस करना है ना, वो किसी काम की नहीं है, तो वो कबाड़िए को बेचकर जो स्क्रैप आए तो वो, लेकिन वो लेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये प्रोविजन में से लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो आपने लिखना है तो आप अलग से उसकी इनकम बुक कर लेंगे, उसको यहाँ पे नहीं करें, अदर इनकम में डाल दें, बेसिक डाल दें, प्रोविजन में से नेट करना तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, वो तो हमारा वैसे ही मतलब हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आ जाओ यार, तुम्हारे इंतज़ार में मैं बैठा बैठा देखो फिर से जवान हो गया हूँ। अच्छा चलें जी, अब फाइनल अकाउंट पे चलें मेरे ख्याल से, कि अगला पॉइंट भी कर दें, अभी शायद को और बच्चे आ ही जाएं, एक और कर लेते हैं, ये अगला ही है बस, ऐसे निकाह सा रहा है, ताकि ये देखो ना आप, फिर कभी जिंदगी में मैं आपको पास पेपर 6 नहीं कराऊंगा, कम से कम ये कह सकते हैं आपके पास पेपर 6 जो है ना, वो सर ने अब दोबारा नहीं करवाना, वरना कल को फिर मैंने ये ओपन किया होना है पास पेपर 6, लो ओहो ये क्या हुआ, सिर्फ आधे पीस को उठा के ले जाते हैं, बाकी फिर मिटाना पड़ेगा। आप अगला पॉइंट पढ़ें यार, मनु छाटता करो यार, अगला पॉइंट पढ़ो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जाएगा ही जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, नीचे सब कुछ आएगा ही आएगा। चले चले अगला पॉइंट पढ़ें जी, अगला पॉइंट पढ़ें, अगला पॉइंट पढ़ें आप, मैं मिटा लेता हूँ फिर। अगला सवाल तो हुआ है ना, अगला पार्ट तो हुआ है, तो 6 खत्म करें ना, कोई पास पेपर ऐसा तो हो जो हम कहें लो जी पूरा हो गया। वैसे है सही कोई ऐसा पास पेपर IS 37 में है कोई? चलो इत्तेफाक ही होगा, वैसे 7 है, माशा। लो जी, इन जुलाई 14, और ये तो लिखा ही नहीं, पता ही नहीं लगना, 30 जून कौन सा है पहला, 30 जून 15 और 30 जून 16। चलो इन जुलाई 15, ओए होए होए होए, शुरू की बात है, जुलाई 14 सॉरी, जुलाई 14 शुरू की बात है साल की। ठीक है, ये क्या है, यकम जुलाई 14 है ना, तो ये जुलाई के शुरू में ही, साल के शुरू, एनल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर, यहाँ कहीं पे करके उन्होंने क्या कर दिया, द सप्लायर स्टॉप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिमांडेड अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 30%। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था जुलाई में, नवंबर में उन्होंने सप्लाई रोक दी रॉ मटेरियल की। अब हमारा काम चल रहा है उस पर, क्यों क्या हुआ है भाईजान, माल नहीं भेज रहे यार, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, 30% प्राइस बढ़ाएं। अब लड़ाई चल पड़ी, जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हमने भी किया हुआ था। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई NL वॉज अनएबल टू मीट इट्स सेल ऑर्डर। मिसाल के तौर पे ये टायरों वाली कंपनी थी जिन्होंने ये टोयोटा वालों को टायर देने थे, तो टोयोटा वालों को टायर नहीं मिले, तो टायर बगैर गाड़ी तो अच्छी नहीं लगती बेचनी, तो उन्होंने आगे गाड़ियाँ नहीं वो बेच सके, तो उनको नुकसान हो गया, अपने सेल ऑर्डर मीट ना कर सके। NL फाइल्ड अ सूट, NL ने केस कर दिया, अब एसेट साइड चलेगी, क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन फ्रॉम सप्लायर, 40 मिलियन, यानी हमारे खिलाफ किसी ने 2 मिलियन केस किया, हमने अगले खिलाफ किसी और का, गुस्सा होता किसी और गलते काटता है जी बैटरियों वाले। NL फाइल्ड अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन फ्रॉम सप्लायर ऑन 15 जून किधर है ये, हूँ IS 10 है ना, ज़बरदस्ती IS 10 को नहीं लेके आ जाना, वो आलू नहीं है कि हर सब्जी में डाली जाओ। ठीक है, IS 10 ने तब लगना है जब
30 जून 15 के बाद की डेट हो इस 15 वाले साल में खड़े हो गए, ठीक है। तो ये जून के अंदर ही जो है वो आपने डैमेजेस क्लेम कर ली। अच्छा, लेकिन और 30 जून 15 पे एनएल लॉयर एंटिसिपेटेड दैट एनएल वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस अप टू, अब ये क्या है 60% क्या है, रिलायबल एस्टीमेट, ठीक है। और वुड बी अवॉर्डेड उसको हाई चांस है, उसका प्रोबेबल है, ठीक है। तो 30 जून पे खड़े होकर आप कंटिंजेंट एसिड बुक कर सकते हैं। भाई साहब ये क्या है, एसिड है। आपका लॉयर कसम भी उठा दे, लॉयर है, आपने वर्चुअली सर्टन सिर्फ तब समझना है जब जिसके खिलाफ केस किया वो खुद मान ले, या जज हमारे हक में फैसला कर दे, या इंश्योरेंस वाले कहें कि हम ये पैसा भरें, ये नुकसान तुम्हारा भरेंगे। इसके अलावा वर्चुअली सर्टन नहीं हो सकता। तो 30 जून में खड़े होकर आप क्या कहेंगे, कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज करना है। अब ये लिख लेंगे ना वहाँ से देखकर, कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज करना है, और डिस्क्लोज करना है कितनी अमाउंट का, 40 का 60% यानी 24, ठीक है। और ये डिस्क्लोज करना है, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, ये एसिड साइड है, ठीक है। मज़े का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल। ये इसलिए अच्छा सवाल कि आप इसमें देखें, हमने जब रिस्ट्रक्चरिंग भी इसी वाले पॉइंट से की थी ना, तो मैंने आपको जो पहली बार सवाल लिखवाया था, ये ज़बरदस्त सवाल इसलिए है कि दोनों साल में इसकी डिस्कशन है। रिस्ट्रक्चरिंग में भी ऐसा ही था, ये बड़ा अच्छा सवाल है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आगे कहता है बेटा एसिड साइड है ना, तो दूसरे जो हाई चांस है वो डिस्क्लोज हो गया, तो जो लो चांस हो या रिमोट हो एसिड साइड पे कुछ भी नहीं करते। अगर आप पेज ओपन करें तो ठीक, वरना मैं ओपन करके एसिड साइड पर वर्चुअली सर्टन है तो रिकॉर्ड एज एन एसिड, प्रोबेबल है हाई चांस है तो डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसके बाद पॉसिबल है या रिमोट है, डू नथिंग। तो अगर जो प्रोबेबल है वो तो डिस्क्लोज कर दिया, तो जो उसके अलावा है उसके बारे में तो हम कुछ करते ही नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत, या मैक्सिमम ये लिख दें कि बाकी जो है वो, क्योंकि पॉसिबल ये कि बाकी प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल या रिमोट है, तो डू नथिंग लिखना तो लिख लो, वरना ना लिखो, ठीक है। आगे कहता है ऑन 15 अगस्त 16, ये किस दिन की बात है, कुछ हुआ है। कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ एनएल एंड अवॉर्डेड डैमेजेस ऑफ, अब इस दिन IS-10 वाला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। पहले तो पॉइंट लिखेंगे ना कि कोर्ट केस का डिसीजन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, एंड एज द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ एनएल देन दिस 30 बिकम्स वर्चुअली सर्टन एंड अ रिसीवेबल। क्या अपडेट करना है, नहीं बस ठीक है, ये गायब हो गया। वो तो भाई ये था कि यहाँ पर कोई डिस्क्लोजर नहीं और यहाँ पर डिस्क्लोजर आ गया। ये डिस्क्लोजर पड़ा है, पिछले साल की फाइनेंस पड़ा रहेगा, इस साल की फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर नहीं रहेगा और रिसीवेबल आ जाएगा। सिंपल, अपडेट क्या करना है, वो तो गया, पिछला साल गुजर गया, उस वक्त तो प्रोबेबल था, अब वर्चुअली सर्टन हो गया। लिख लोगे, अब बोलो, चलो अब बस इसकी बहुत हो गया, IS-37 बहुत हो गया। आ जाओ फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट उदास हुआ है, एक और हो जाए, पास पेपर का सवाल करना है, रह जाएगा, बैलेंस शीट बनानी है आज। अब मर के आपको पता है 4:45 तक सवाल मुश्किल से होना है। नहीं आपको मैंने 2:30 बजे से 4:30 का कहा था, ठीक है। इंशाल्लाह देखिए बेटा, जुमा था, वरना 2:15 से 4:15 होता है। मैंने बोला था 2:30 से 4:30, ठीक है। कोशिश करूंगा उससे 5-10 मिनट पहले ही छुट्टी दूं। बस ये एक सवाल करना है मैं, और दिल तो बड़ा है कि जो सुबह थोड़ा बहुत रह गया था डिस्क्लोजर्स वाला, ऐसे जाते जाते आपको 10 मिनट में वो भी करा दूं, ताकि आपका एक ज़रा पिक्चर पूरी हो जाए। आप होमवर्क तो है कोई नहीं, आप बोर होंगे घर पे, तो आप कम से कम वो डिस्क्लोजर्स एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ताज़े हो जाएंगे। पेज नंबर 653, पास पेपर 1, BSZ। आप फिर ना पेज नंबर पूछ लेना। 652 पे पहुंच गए ना, तो मैं कहूंगा अगले पेज पे आए जी। अच्छा जी, सवाल पढ़ें। द पोस्ट क्लोजिंग ओल,
पहला लफ्ज़ ही गड़बड़। ऐसा तो कभी हमने इंट्रो में ना देखा था, और FAR 1 में हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए नहीं। मैं मिस करता हूँ उस ज़माने को कि जब FAR 1 में फाइनल अकाउंट्स होते थे। मतलब अच्छा लगता है बंदे को ना, है ना, होने चाहिए 2 पेपर वैसे अच्छे हैं मेरे ख्याल से, होने चाहिए 2 पेपर्स। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल, जब सारी अकाउंटिंग हो, ये क्या हुई, फाइनल अकाउंट्स इंट्रो में करके आए, में वो है ही नहीं, FAR 2 में फिर आ गए, समझ ही नहीं आती, तितरने या बटेरने सामने बैठे हुए हैं जी। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, ये आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, क्या कि चलो देख ही लेते हैं, पहले देख लेते हैं। चलो जी ट्रायल पढ़ते हैं। ये पोस्ट क्लोजिंग क्या होता है ये अभी बता देता हूँ। वैसे बाय द वे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल ऐसे ट्रायल करते हैं जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। जब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं तो ट्रायल क्या है, मैंगो लेने के लिए इधर रखा हुआ है उसने। रिक्वायरमेंट फिर पक्की बात है क्या होगी, बैलेंस शीट बनाओ, नोट्स डिस्क्लोजर्स मांगेगा, एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, चेक कर लो। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। कल फिक्स वाला सवाल किया था, उसमें PNL बनाया था अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। आज क्या है, BSZ, इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। ये दोनों अलग अलग हो गए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये दिमाग में एक्सट्रैक्ट्स बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर जो बीच बीच में से डिस्क्लोजर्स हैं कंपनीज एक्ट के, वो सीखते चले जाएंगे। बड़े सवाल भी करेंगे हम जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह हुआ करेगी, फुल फ्लैज 15-20 नंबर वाले जो सवाल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या पता वो इस तरफ आ जाए, कुछ अरसे से आया नहीं, आ सकता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, देखो ना उसमें क्या करना है, 18 से 20 नंबर का कंसोलिडेशन में सवाल दे देना है और 8-10 नंबर का यहाँ से। अब उसके पास 30 नंबर हैं, तो क्या कंसोलिडेशन का सवाल छोटा नहीं हो सकता? हमने छोटे छोटे सवाल किए हैं, नो सर, छोटे छोटे सवाल किए हैं। सिर्फ वो लिख दे कैलकुलेट गुडविल एंड द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट दैट वुड अपीयर इन SOFP इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। चलो अब 8 नंबर का सवाल दे दे और सारी एडजस्टमेंट्स में डाल दे, और प्रॉफिट ये फाइनल अकाउंट का सवाल जो है वो पूरा 20 नंबर वाला कर दे, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे इजी किसी चीज़ को नहीं लेना, सिलेबस में मौजूद है चीज़ और आ भी नहीं कुछ अरसे से, तो आ भी सकती है। अच्छा जी, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, रिसेंट सवाल भी हैं, देखेंगे आप। ये मिक्स वाले सवाल भी तो आ रहे हैं, फुल फ्लैज सवाल देखा नहीं आपने IAS 12 के साथ, क्या हैवी सवाल था। वैसा एक और सवाल भी हमने अभी करना है, ठीक है। अच्छा चले छोड़ें फिलहाल। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून, ये सही है, शाम वाली क्लास है सर, गपशप लगाते रहते हैं और फिर लंबी कर देते हैं क्लास, ध्यान से पढ़ो। एज एट 30 जून 15 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर IFRS एंड द कंपनीज एक्ट। ये मुसीबत है असल में जो FAR 1 और इंट्रो में नहीं होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सेल्स का नोट वैसा बनाना पड़ेगा जैसा कल बनाया था क्लास में, जिसकी वजह से डोनेशन नजर आने पर आपको डोनेशन का नोट बनाना पड़ेगा जैसा आज सुबह वाली क्लास में बनाया, जिसकी वजह से रॉयल्टी वगैरह अगर आ गई है तो उसके बारे में 3 बातें बतानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से एग्जेक्टिव्स, डायरेक्टर्स और चीफ एग्जेक्टिव का रेम्यूनरेशन वाला नोट आपको बनाना पड़ेगा। अगर डाटा होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। फिक्स वाले सवाल में क्यों नहीं रेम्यूनरेशन वाला डाटा बनाया, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स चीफ एग्जेक्टिव वाला नोट क्यों नहीं बनाया? डाटा नहीं था। तो हमारे लिए यह सहूलत जरूर है कि पर्चे के अंदर सिर्फ वही रेलेवेंट नोट्स बन सकते हैं हमारे जिनका डाटा अवेलेबल होता है। तो अगर नोट्स पढ़े हुए हैं ना आपने, तो ये आपको सहूलत होती है कि आपको पढ़ते ही पता लग जाता है, अच्छा ये उस नोट की बात करना चाह रहा है, PNL के अंदर 5 में से वो वाला बनवा रहा है, क्योंकि डाटा ही उसी का दिया हुआ है, बाकी किसी का डाटा ही नहीं है। कल फिक्स वाले सवाल के अंदर आप बना सकते थे रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर और एग्जेक्टिव्स वाला नोट, और अगर वो डाटा दे दे आपको सवाल में तो समझ जाओ कि वो नोट बनवा रहा है, जब उसने लिख दिया रेलेवेंट नोट जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल डिस्क्लोजर्स डाटा के हिसाब से जो पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो नोट्स बनाने, ट्रायल को पढ़ते हैं जी। कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक करंट अकाउंट, सॉरी कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट, और फिर स्टॉक इन, कोई नहीं है हैंड में, कोई नहीं है, कुछ करंट में कुछ सेविंग में। स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स, प्रोविजन आ रही है, एडवांसेस टू सप्लायर्स। एडवांसेस टू सप्लायर क्या होता है जी? एडवांसेस टू सप्लायर एसेट क्यों है जी? ये डेटर नहीं है, लेकिन ये राइट टू रिसीव कैश नहीं है ना, राइट टू रिसीव कैश डेटर होता है, राइट टू रिसीव कैश नहीं है, ये राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है जी आगे? एडवांस टू स्टाफ, ये भी क्या है? ये भी एक एसेट है, ये राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, थोड़े अरसे के लिए पैसे कहीं रख दिए, प्री पेमेंट्स, ठीक है। सेल्स टैक्स रिसीवेबल करंट एसेट है। फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड क्या होती है? जो लीज होल्ड नहीं होती, यानी आपकी अपनी है, बस लैंड है, सिंपल।
लैंड रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ी है, लैंड रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ी है। भाई चुप कर जाओ, ट्रायल पढ़ना ही असल काम है, तुम वही नहीं पढ़ रहे। फर्नीचर फिक्चर कॉस्ट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, प्लांट मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन है, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है उसकी डेप्रिसिएशन है, कंप्यूटर है, इंटेंजिबल भी आ रहा है, कंप्यूटर इंटेंजिबल है ना, ठीक है, उसकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट, सॉफ्टवेयर है ना इसलिए जी। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन है, अकाउंट पेएबल क्रेडिटर्स को कहते हैं, एक्रूड लायबिलिटीज ये रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, सैलरी पेएबल, लटरम पेएबल, पटरम पेएबल, एक्रूड लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन CTP, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कल बताया था, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल, जो करंट टैक्स पेएबल CTP आपको होता था वो बड़े हो गए हैं आप, आई सर्टिफिकेशन पढ़ लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से कहते हैं। क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। इशू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, पता नहीं मैक्सिमम अमाउंट नहीं, ये तो इशू किए हुए हैं। सरप्लस ऑन देखा ऊपर लैंड रीवैल्यूड मॉडल रीवैल्यूड अमाउंट पे आ रहा था ना, ये सरप्लस भी पड़ा हुआ है। अब लैंड का सरप्लस कहाँ जाए, डेप्रिशिएट होकर तो कम होता नहीं है, जो डिस्पोजल के वक्त ही गायब हो सकता है, इसलिए पड़ा है, जितना था उतना पड़ा है। क्या ख्याल है? फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब पूरा ट्रायल आपने देख लिया, कहीं पे आपको कोई इनकम एक्सपेंस नजर आया तो बोलो। तो इस ट्रायल में लिखो, इस ट्रायल में सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह नजर नहीं आ रहे। अच्छा अब नजर नहीं आ रहा तो ये सारे कहाँ हैं? हाँ तो फिर ये सारे कहाँ पड़े हैं? ये सारे रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े हैं। तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट ऐड हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी क्लोजिंग है, हर चीज़ ही क्लोजिंग है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब ही क्या होता है? जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। मतलब ये कि अगर आपको वो डेप्रीसिएशन वगैरह के बारे में कोई बात करे तो क्या वो नहीं चार्ज हुई होगी इस ट्रायल में? कैसे हो सकता है? वो हो ही गई होगी। अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो उनसे, लेकिन ये नहीं है कि कोई एडजस्टमेंट। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब ही क्या है? इसमें सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, ट्रायल हमने सारा पढ़ लिया। अब ज़रा 1 मिनट के लिए रुकते हैं, अपने फॉर्मेट पे वापस आते हैं। वो फॉर्मेट किस सफ़े पे था? ये रहा, वो हर तरफ ही वही खुल गया, उन्हें गुस्सा कर गया। यानी उन्हें क्या फाइलें खोली हैं जी, मैं मुसीबत से। कौन से पेज पे था जी वो फॉर्मेट जहाँ पे नोट्स हम पढ़, जहाँ से मैंने आपको दिखाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L। मैंने कहा था शाम वाली क्लास में बैलेंस शीट देखेंगे एक दफ़ा आके। 580 ले जी, नोट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं इंशाल्लाह। देखते हैं एंड पे को टाइम बचा तो 2-3 नोट्स और भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट फॉलो किया था, ये फिक्स वाले सवाल में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एड अदर इनकम, लेस सेलिंग, डिस एडमिन, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, PBT, टैक्स, पैट, OCI, सरप्लस और टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम, जो कुछ भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी नोट्स में चली गई थी। बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस शीट में भी बहुता रश नहीं लगाना, बैलेंस शीट के ऊपर भी ज़्यादा रश नहीं लगाना। कुछ चीज़ें आपने लाजमी शो करनी है, कंपनीज एक्ट कहता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बहाने से आज याद करा ही दूंगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर कोशिश आपने करनी है सिमिलर चीज़ों को क्लब करते जाएं। जो मोटी मोटी चीज़ें कंपनीज एक्ट कहता है ना फेस पे ही नज़र आएँ, उनमें ये डिविडेंड हो गया, ये इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट पेएबल जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये टैक्स वगैरह की जो बातें होती हैं वो हुकूमत देखना चाहती है, सामने ही नज़र आ जाए, तो वो कहते हैं कि वो किसी नोट में ना छुपाओ, फेस पे होनी चाहिए। बहरहाल हम देखते हैं फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या होता है, क्या कुछ इसमें आ सकता है। क्योंकि इंट्रो के अंदर तो जो बैलेंस शीट आपने बनाई थी, अल्लाह माफ़ी, उसमें आप एसेट्स की हेडिंग देते थे और सारे एसेट्स को वहीं फेस पर ही कॉस्ट भी और अकोमोडेशन भी लेस कर रहे होते थे। अब तो आप नोट बनाना सीख चुके। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या नज़र आ रहा है जी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है। इसका कोई ताल्लुक नीचे बैलेंस शीट की किसी फिगर से नहीं होता। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपनी ज़िंदगी पूरी के अंदर शेयर्स इशू कर सकती है।
ये मेमोरेंडम के अंदर आई थिंक लिखे होते हैं, या आर्टिकल मेमोरेंडम में लिखा होता है, ठीक है। और इसकी फ़ीस होती है, जब रजिस्टर किया जाता है तो उस वक्त ये चीज़ जो है वो ये अमाउंट जो है वो लिख दी जाती है। और कंपनी जब इससे ऊपर इशू करना चाहेगी तो मेमोरेंडम के अंदर चेंज करना पड़ता है इस फिगर को। तो बहरहाल ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए लिखना होता है, लेकिन इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि ये किसी टोटल के अंदर शामिल नहीं है। खैर ये भी हमारे सवाल में पॉइंट है, इंशाल्लाह देखेंगे, बल्कि प्रेजेंट करेंगे आज। फिर इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये वो शेयर्स हैं जो इशू करके जिनके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव कर लिया हुआ है, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म लोन नज़र आ रहे हैं, डिवेंचर्स हैं, लाइबिलिटीज़ अंडर एसेट्स, लीज लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स अगर लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटीज नज़र आता है, याद है, और ग्रेचुटी वगैरह नज़र आ रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। असल लड़ाई इनकी नहीं होती। शेयर कैपिटल और एंड रिजर्व्स में क्या आता है, हम लिखा करते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है। मैंने भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ही फिलहाल हेडिंग बनाई, वो खैर है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स में शेयर कैपिटल के अलावा हर चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स। ये पढ़ा होगा आपने बचपन में भी, ठीक है। शेयर प्रीमियम, रीवैल्यू सरप्लस, ये भी रिजर्व्स हैं, इनको कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं, जिसमें से डिविडेंड कैश वाला ना बांट सके। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, इनको रेवेन्यू रिजर्व्स कहा जाता है, जिनमें से आप कैश डिविडेंड बांट सकते हैं। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, उनमें कोई मसला नहीं है, रूटीन की चीज़ें हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को नॉन करंट में ही आप लिखेंगे, जो लॉन्ग टर्म होगी। लॉन्ग टर्म लोन होता है, नॉर्मली लीज आ जाता है, कोई ग्रेचुटी पेएबल आ जाए तो आपके सिलेबस में तो यही दो चीज़ें ज़्यादातर आएंगी आपके, लॉन्ग टर्म लोन्स और लीज लाइबिलिटी, ठीक है। असल लड़ाई यहाँ पर होती है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या चीज़ें हों। तो इसको छोड़ें, कैश फ्लो याद है FAR 1 वाली? कैश फ्लो के अंदर आप तीन चीज़ें देखा करते थे, इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। इंटरेस्ट और टैक्स ऑप्शन होता था कि आप फाइनेंसिंग में शो करें ऑपरेटिंग के अंदर, डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग में ही शो, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑप्शन होता था और टैक्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नीचे आता था। बहरहाल इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, जैसे कैश फ्लो में थोड़ा सा याद आया ना आपको, बस इतना सा याद कराना था कि याद है कुछ ऐसा होता था, ठीक है। लेजर बनते थे और फिगर्स आती थी, वो इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड जो है वो फेस पे नज़र आना चाहिए। यानी इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल और डिविडेंड पेएबल, ये कहीं छुपा नहीं सकते आप, ये फेस पे दिखाना है, एक बात। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म लोन की करंट मैच्योरिटी है या जो लीज ऑब्लिगेशन की करंट मैच्योरिटी है, उनको भी आपने फेस पे दिखाना है, वो भी कहीं छुपा नहीं सकते। इसका मतलब दो चीज़ें हो गई, एक वो कैश फ्लो से जो याद की हमने, कौन कौन सी, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल। दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म लोन्स की करंट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कह लें ताकि लॉन्ग टर्म लोन और लीज दोनों आ जाएं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की करंट मैच्योरिटी, मैं अहम बात कर रहा हूँ, तुम आपस में बातें कर रहे हो यार, क्यों शाम के टाइम जो है वो अच्छा चलें जी, मैं याद करा रहा हूँ यार, ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ, आप लोग चाहते हैं नहीं मुश्किल ही रहे। ट्रायल देख के बस यही सोचते रहा करेंगे सवाल के अंदर, क्या चीज़ लिखें क्या छोड़ें। अब याद हो रहा है इस वक्त, सुकून से कर लो यार, ज़िंदगी आसान हो जाए। तो सबसे पहले जी आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की करंट मैच्योरिटी फेस पे शो करनी है। फिर टैक्स वालों का खाता कोई है तो फेस पे शो करें, डिविडेंड लोगों के पैसे देने हैं तो फेस पे शो करें, और इंटरेस्ट भी फेस पे शो करें। और एक और चीज़ सिर्फ ऐड कर लें, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो भी फेस पे आने चाहिए, कहीं क्लब ना करें। अब ये चार चीज़ें आपने फेस पे शो करनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की करंट मैच्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन, और उसके बाद वो तो एक कैटेगरी बना ली ना हमने, ठीक है, वो जो कैश फ्लो से याद किए, ये तीन हो गए। चौथा जो है वो ट्रेड एंड अदर पेबल्स है, जो मिले वहाँ पे फेंक दो। सॉरी, तीन में पहले गिन लिए थे, ठीक है ना। चले बहरहाल, ये क्या है करंट मैच्योरिटी, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन आ गए, इसको छोड़ें। उसके बाद ये देखें, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल, ये तीन मैंने कैश फ्लो से आपको याद करवाए। एक ये नस्ल, ये फेस पे आनी चाहिए। उसके बाद करंट मैच्योरिटीज लॉन्ग टर्म लोन की, ये दो हो गया, और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद जो मिले वो कहां पे इकट्ठा कर दो, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। यानी फेस के ऊपर आपका रेंट पेएबल नजर ना आए, सैलरी पेएबल नजर ना आए, इंश्योरेंस पे प्रीपेड होती है वैसे, खैर अगर कोई है, कोई और एक्रूअल है, वो आपका नजर, इवन के ट्रेड क्रेडिटर्स, कुछ लोग करते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स लिखकर फिर अदर पेएबल्स लिख देते हैं, ये भी ठीक है, ये भी चल जाता है।
कि ट्रेड क्रेडिटर्स अलग रखो, लेकिन अदर पेबल्स में फिर बाकी सारे जहान के पेबल्स डाल दो। लेकिन ये प्रैक्टिस, ये कंपनीज एक्ट भी इसकी इजाज़त देता है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़ की जाती है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर जाके फिर ट्रेड क्रेडिटर्स भी होते हैं और बाकी पेबल्स भी होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर हम याद करें तो ये इस तरह की बात बनेगी, इन्हीं में मसला ज़्यादा होता है। ये क्या आ गया जी? करंट मैच्योरिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन। तीसरा, नहीं वो एंड पे करते हैं। तीसरा ये इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल। और चौथी चीज़ जो बच गया वो फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। उसके बाद ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर अदर लायबिलिटीज एंड चार्जेस, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आपको ये 4 कैटेगरीज याद कर लें, आपका काम चल जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, अब ज़रा देखते हैं इस 7 नंबर नोट के अंदर पड़ा क्या क्या है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, देखो ना, टैक्स पेएबल में क्या पड़ा होगा? टैक्स पेएबल कोई नोट नहीं है, बस यही है टैक्स पेएबल, गवर्नमेंट की लायबिलिटी फेस में नजर आ रही। डिविडेंड पेएबल में क्या पड़ा है? डिविडेंड पेएबल ही है, जो लोगों के पैसे आपने देने हैं वो सामने नजर आ रहे। करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म लोन की है, वो लॉन्ग टर्म लोन और करंट मैच्योरिटी आप जो है वो नेट करके, मतलब अलग अलग करके दिखा रहे हैं, उसको टोटल करके लोन बन जाएगा। ऐसी लीज है। असल लड़ाई कहां पे होनी है? जहां पे आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी सवाल के अंदर जाकर, सवाल में से देखकर, वो है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। जरा चेक करते हैं। नोट नंबर 7 लिख रहे हैं जी, वो आगे निकल गए। नोट नंबर 7, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स आ रहे हैं। ये क्या है फिर देखेंगे। उसके बाद पेएबल फ्रॉम नहीं, टू प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। डिपॉजिट्स हैं, एक्रूड लायबिलिटीज हैं, WPPF पेएबल, WWF पेएबल, रेंट इन एडवांस, ये क्या है? ये आपकी एडवांस इनकम जो आ गई। अदर लायबिलिटीज, इसमें भी पता नहीं और क्या कुछ होगा, उन्होंने लिखा ही कोई नहीं, इतनी छोटी छोटी लायबिलिटीज है। अब ये सारा कुछ फेस पे नहीं आया, यानी आपने सादा बात आपके लिए प्रैक्टिकली तो आपने खुद जब जिंदगी में ये बनाना है तो आप क्लबिंग करते रहना बैठ के। पर्चे के लिए आपने क्या ध्यान रखना है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की करंट मैच्योरिटी, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, और उसके बाद और कोई चीज फेस पे ना दिखाना। बाकी सब चीजों को इजाजत है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में क्लब कर देना। बस यही लड़ाई है आज के सवाल के अंदर। सवाल तो आपने सारा पढ़ लिया तो खत्म है तकरीबन। ठीक है, चलो अच्छा जी, अब लायबिलिटी साइड हो गई, पहले वो आ गई थी, अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? नॉन करंट एसेट्स। अब पीपीई तो पीपीई है, फिर CWIP को अलग से शो करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ यूज है, इंटेंजिबल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफर्ड टैक्स अगर एसेट है तो एसेट साइड पर आपको याद होगा बताया था कि डेफर्ड टैक्स अगर लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो कर दें, एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स में। इनमें मसला नहीं होता। मसला अगेन कहाँ पे आएगा? अब यहां पर आप देखो तो यहां पे आपको स्टोर्स, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेट्स, ये फेस पर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये आप इकट्ठा कर सकते हैं, ये लोन एंड एडवांसेस, ठीक है दिखा दें। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ एडवांसेस क्लबिंग, जो जैसे ट्रेड एंड पेएबल्स आया था ना लायबिलिटी साइड पर, एसेट साइड पर क्या आएगा? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। क्या मतलब? ये थोड़ा सा याद करना है। स्टोर्स, स्टॉक, डेटर्स और कैश, और गवर्नमेंट का हिसाब तो उधर भी था इधर भी है। ठीक है, स्टोर्स, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश। ठीक है, उसके बाद टैक्स पेएबल था तो यहां टैक्स रिसीवेबल भी है। ठीक है, बाकी जो मिल जाए इकट्ठा कर दो, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ठीक है, तो क्या आया जी? स्टोर्स, स्टॉक, डेट्स, ट्रेड डेट्स, उसके बाद कैश, बल्कि यूं कर लें, स्टोर, स्टॉक, ट्रेड डेट्स, एडवांस, टैक्स, वो टैक्स पेएबल जैसा था। ठीक है, वो इस तरफ आ गया। वो फिर गवर्नमेंट के साथ जो हिसाब किताब है ना, टैक्स रिसीवेबल है या चाहे टैक्स पेएबल है, वो फेस पे दिखाओ, वो कहीं छुपाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो फिर स्टॉक, ये स्टोर्स भी स्टॉक ही होता है, स्टोर्स भी स्टॉक ही है, स्टोर स्पेयर्स वगैरह, स्टॉक, डेटर्स, गवर्नमेंट का हिसाब किताब, कैश एंड बैंक, और बाकी जो मिल जाए वो क्लब कर देना। यानी ज्यादा रश नहीं लगाना। अब सवाल के अंदर तो कितनी ज्यादा चीजें नजर आ रही थी, लेकिन ये नहीं कि आप हर एक को अलग अलग फेस पे लिखते रहे। फेस के ऊपर ये मोटी मोटी चीजें नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजों को तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि आप लोग इस वक्त बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो कल भी एक्स्ट्रा क्लास को कर ली जाए। अच्छा चलो मशवरा करते हैं। फिलहाल तो तमाम फॉर्मेट्स को देखने के बाद क्लास इस नतीजे पहुंची है कि इस लेजर को, इस ट्रायल को पढ़ते हुए ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कौन कौन सी चीज क्लब हो सकती है। ठीक है, तो चलो जी शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको ये दोनों नजर आ रहे हैं, कैश एंड बैंक
कैश एट बैंक अलग अलग नहीं कर सकते। हमने अभी देखा है बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। यानी अगर सवाल में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक करंट अकाउंट है, कैश एट बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, कैश एट बैंक ABC अकाउंट है, जो कुछ भी है वो नोट में है। फेस के ऊपर सिर्फ एक लफ्ज नजर आएगा बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और उसके नोट में जाके बाकी कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक फलां में इतना है, फलां में इतना है, ये वहां पे। ठीक है, तो ये दोनों क्लब हो जाएंगे। आगे जी, स्टॉक इन ट्रेड फेस वाला, डेटर, डेटर और उसकी प्रोविजन, हमें तो फेस के ऊपर प्रोविजन नजर नहीं आई, कभी नजर भी नहीं आएगी, कभी नजर भी नहीं आएगी। डेटर्स हमेशा बैलेंस शीट के फेस पर नेट ऑफ प्रोविजन नजर आते हैं, तो ये भी क्लब हो जाएंगे। ठीक है, इसका तो अलग से नोट बनना है माशाल्लाह। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स और सेल्स टैक्स भी मिला दें। रिसीव नहीं, बस यही सिखाना था आपको, आप सीख गए। अब सवाल ऐसा ही आएगा, डेटा ज्यादा है, आपने क्या करना है, इन चारों को पकड़कर एक हेडिंग बनानी है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर। आपके बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ये नजर आएगा और इसका नोट बनेगा। और नोट में क्या होना है, और कुछ भी नहीं होना, सिर्फ यही आपने उठाने हैं, उठाकर यहां पर लिखकर टोटल करके फेस पे टोटल ले जाना है। अब ये आपके रेलेवेंट नोट, ये नोट्स बन रहे हैं, यही नोट्स हैं। अभी बैलेंस शीट देख के नहीं आ रहे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के नहीं आ रहे, प्रिंटेड क्या था, यही था। ठीक है, सेल्स टैक्स को मुंह पे अलग से दिखाओ। ठीक है जी, उसके बाद लो जी सुभान अल्लाह, लैंड बिल्डिंग, नहीं लैंड फर्नीचर मशीन बिल्डिंग, सेल्स टैक्स कंप्यूटर को नहीं, वो सॉफ्टवेयर भी है साथ, वो सॉफ्टवेयर है। लो जी ये PPE का नोट। ठीक है, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, PPE के नोट में। उसके बाद ये IS 38 में आपने इंटेंजिबल्स का भी नोट बनाया था, इसका भी नोट अपना अलग से बनेगा। डेफर टैक्स लायबिलिटी है, कहाँ नजर आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज में, फेस पे फेस पे फेस पे दिखा के आ रहा हूं अभी। शॉर्ट टर्म लोन, इसको क्लब कर दें ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, शॉर्ट टर्म लोन फेस पे फेस पे। अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स और एक्रूड लायबिलिटीज, हाँ इनको इकट्ठा किया था हमने, ट्रेड एंड अदर पेबल्स और ये CTP फेस पे, ये तो वैसे ही फेस वाले हैं सारे। ठीक है जी, रिजर्व्स में पड़े हुए। लो जी, तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि हमारा किस किस्म का फॉर्मेट होगा। ये आपका सारा ट्रायल है जी, इसके अंदर आपने ये एक नोट के अंदर लेके जाना है। ठीक है जी, अब तरतीब वहाँ पे बना लेते हैं, ये नोट में चला जाएगा। ठीक है, नोट नंबर जो भी होगा वो बना लेंगे। ओके, उसके बाद एक नोट इसका बन जाएगा डेटर्स का, एक नोट एडवांसेस डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स का, एक नोट PPE का, एक नोट इंटेंजिबल्स का, और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक कोई और नोट, हाँ एक है ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स। लो जी 1 2 3 4 5 6 नोट्स आज बस बनेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये ज़रा देखते हुए, ये फॉर्मेट मैंने वैसे पहले बना लिया था। आप पहले सफ़े के ऊपर, आपका सफ़ा पहला पूरा काफ़ी है, आपको एक सफ़े में ज़रा जगह तंग है। ठीक है, आपने पहले सफ़े के ऊपर हेडिंग देनी है जो उसमें मांगी है, BSZ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 16। पहला सफ़ा खाली छोड़ दें। ठीक है, दूसरे सफ़े के ऊपर हेडिंग बनाएं, BSZ लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 16। और नोट नंबर 1 में हम बनाएंगे आज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट, जो FR 1 में भी बनाया करते थे और जो IS 38 के अंदर उसी जैसा इंटेंजिबल का भी बना के आए हैं। आज ज़रा दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, और उसके ऑनवर्ड्स आपका तीसरे सफ़े से बाकी नोट्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला सफ़ा छोड़ दें। अगर लगता है आपको यहाँ पे, मुझे क्या देख ले ज़रा, लाइनें गिन लें, ये नाम लिखने के बाद मुझे यहाँ पे 4-5 लाइनें आपने खाली छोड़ देनी, यही नज़र आए हैं मुझे, 4-5 लाइनें यहाँ पे खाली छोड़ दें, 4-5 लाइनें यहाँ पर एक टोटल की। उसके बाद आप भी दरमियान में से लाइन लगा लें आज, अगर खुला डोला करना है काम तो कोई नहीं, आज पहला दिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4-5 लाइनें खाली और यहाँ पर भी 4-5 लाइनें लायबिलिटीज़ के लिए खाली छोड़ दें। अब अगर आपके सीधे एक सफ़े के ऊपर सीधा आ जाए, सीधा लिख लें, और अगर आपको लगता है नहीं पूरा आ रहा तो दरमियान से लाइन खींच के आप भी हाफ हाफ कर लें। लेकिन पहले सफ़े के ऊपर रिक्वायरमेंट है, दूसरे सफ़े पर नोट्स शुरू हो जाएंगे, दूसरे और तीसरे सफ़े पर नोट्स जाएंगे, और कोई वर्किंग करनी है तो वो नोट्स का पार्ट नहीं होती, वो चौथे सफ़े के ऊपर वर्किंग की हेडिंग बना लो। ये प्लानिंग हो गई हमारी। ठीक है, तो पहला सफ़ा ये फॉर्मेट बनाओ, मतलब सिर्फ हेडिंग दे लो, उसके बाद देख लेना ये मोटी मोटी हेडिंग्स अगर देनी भी हैं तो हर एक के नीचे 5-5 लाइनें खाली छोड़ देना। ओके, सही है, उम्मीद है इसमें पूरा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे सफ़े नोट्स की हेडिंग बनाओ,
और दूसरा और तीसरा सफ़ा नोट्स के लिए छोड़ दो, क्योंकि दूसरे सफ़े पे तो सारे सफ़े के ऊपर पीपीई का नोट ही आ जाना है मुआ। उसके बाद फिर आगे कोई 2-4 जो दूसरे नोट हैं वही पूरे करने हैं। तो चौथे सफ़े पे आपने हेडिंग देनी है वर्किंग की, और छोटी मोटी को वर्किंग है तो वो करनी है। ओके, तो सबसे पहले पहला सफ़ा खाली छोड़ दें या चलें हेडिंग करें ये नोट, ठीक है। ये मैंने बहरहाल क्या किया हुआ, सिर्फ आप लोगों के आने से पहले सिर्फ ये मोटा मोटा फॉर्मेट बनाया है पीपीई के नोट का और इंटेंजिबल के नोट का। ये मैं आपको साथ साथ बनाऊंगा, उसकी परेशानी ना लें। सिर्फ आप फिलहाल पहले सफ़े के ऊपर बैलेंस शीट का सिर्फ खाली फॉर्मेट बनाएं, जल्दी करें। नाम लिखें, उसके बाद एसेट्स 5 लाइनें, 5 लाइनें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी के नीचे 5 लाइनें, लायबिलिटीज के नीचे भी 5-6 लाइनें, ठीक है। नॉन करंट करंट की मैंने अलग की हुई है। मैंने कहा मेन हेडिंग कर लेना, उसके बाद अभी मैं लिखवाता हूं, उसमें फिर चीजें भरने लग जाएंगी। नॉन करंट के लिए मुझे एक ही नॉन करंट लायबिलिटी नजर आई है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और मुझे कुछ नहीं नजर आया। तो एक लाइन बहुत है नॉन करंट के नीचे। नोट तो अगले सफ़े पे पूरा सफ़ा ही नोट का है, पीपीई का नोट पूरे सफ़े पे बनाएंगे दूसरे सफ़े पे, तीसरे सफ़े के ऊपर फिर बाकी नोट्स बनेंगे छोटे मोटे, और चौथे सफ़े से वर्किंग्स। हाँ जी, बन गया, काम हो गया। इधर देखो जी, आप ट्रायल को देखते हुए इधर देखो, ये तो बाद में, फिलहाल आपका पहला सफ़ा। ट्रायल को देख कर आए हैं हम, ट्रायल को देखते हुए पहले चलो एसेट्स आ गए। नॉन करंट एसेट्स में क्या नजर आ रहा है आपको? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूंगा। इसके लिए आपने नोट नंबर 1 बना लेना, ठीक है। ये मुझे फेस पर ही नजर आ गया, ठीक है। उसके अलावा मुझे फिलहाल कोई नॉन करंट एसेट नजर नहीं आया। कोई था? हो सकता है कोई आ जाए, ट्रायल पढ़ेंगे देख लेंगे। एडजस्टमेंट्स भी अभी हैं, इंटेंजिबल्स हैं, ओके वेरी गुड। वैसे ना एक लाइन छोड़कर इंटेंजिबल लिखो। अच्छा, जरूरत तो कोई नहीं है, असल में ना एक एडजस्टमेंट है आगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की। तो आपको पता है पीपीई का CWIP उसके साथ ही नजर आता है, तो मैं इसलिए लाइन छोड़ना चाह रहा हूं। अगर कोई ना छोड़े तब भी खैर है, पीपीई के बाद इंटेंजिबल लिख लें, उसके बाद CWIP लिख लें, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जरा मुझे अच्छा लगेगा जरा CWIP नजर आ जाए। ओके, तो एक लाइन मैंने खाली छोड़ दी, और इंटेंजिबल एसेट्स, इसके लिए हम नोट नंबर 2 बना लेंगे। उसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट नजर आया? नहीं नजर आया। 3 लाइनें फिर भी खाली हैं, रहने दो खाली, अच्छी बात है। कोई और चीज निकल ही आती है आगे चलकर, मुझे क्या पता, कोई हो ही आगे चीज पड़ी हो, ठीक है। सेफली 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ी हुई हैं हमने। नेक्स्ट, करंट एसेट्स के अंदर तो बहारें लगी हुई थी। आपको सबसे पहले स्टोर्स नजर आए थे? स्टोर्स नहीं, मुझे तो नजर आए हैं। स्टॉक इन ट्रेड नजर आया था, तो स्टॉक लिखो। स्टॉक का क्या लफ्ज लिखा है वहां पर? स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद डेटर्स नजर आए थे? बोलो क्या नाम लिखा हुआ था उनका? नहीं, अकाउंट रिसीवेबल, तो वही लिख देंगे ना पर्चे वाला ही, अकाउंट्स रिसीवेबल। नोट देख लेंगे, बनाना पड़ा तो बनाएंगे। मैं अगर अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ इतना सा लिख दूं, आप पूरा लिख लेंगे। उसके बाद और क्या नजर, अब इसके फेस पे प्रूविजन नहीं दिखानी, इसका इंशाल्लाह हम नोट बनाएंगे। चलो, इसका नोट नंबर 3, जो मुझे नजर आ रहा है नोट वो तो बनाएंगे, जो बाद में निकल आया वो भी बना लेंगे। कुछ जरूरी है कि यहां पर अगर कोई चीज निकल आती है उसका नोट मैंने नोट नंबर 4 बना दिया तो गुनाह मिलेगा कि 3 बाद में 4? असल में तो प्रैक्टिकली तो आप सही तरतीब से ही बनाते हैं नोट्स, पर्चे में तो चलता है। आप पहले इधर नोट बना गए, बाद में हो इधर भी एक चीज आनी है, नोट नंबर 5 यहां पे बना दो, खैर इसका नोट नंबर रेफर ही करना है ना, रेफर प्रॉपर कर दो। ओके, इसलिए मुझे जो समझ आ रहा है इस वक्त तक, जो नजर आ रहा है पहले से ही, मैं वो नोट्स की प्लानिंग करता जा रहा हूं। आज सिर्फ प्लानिंग है, जैसे कल इनकम स्टेटमेंट का सवाल सुबह वाली क्लास में प्लान किया था, उसके बाद फिर हम वो सवाल करने के काबिल हो गए, तो जैसा मर्जी आए। आज भी प्लान कर रहे हैं ताकि सवाल जैसा आए फिर करते रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या नजर आया था करंट एसेट्स में? कैश एट बैंक तो बिल्कुल एंड पे लिखेंगे, और इनकम टैक्स भी था ना। टैक्स क्या था? टैक्स क्या? सेल्स टैक्स। चलो, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, ये टैक्स वालों का खाता तो सामने लिखो ना पहले, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, हुकूमत का जो खाता हो ना वो सामने। इसका कोई नोट फिलहाल तो जरूरत नहीं नजर आ रही। उसके बाद आपने एडवांसेस, डिपॉजिट्स, आप पूरा आप लिखना, प्री पेमेंट्स, एंड बस आगे आप लिखो एंड अदर रिसीवेबल्स। ये बस मैंने तो इतना ही लिखना था, पूरा लिखना। ओके, इसका नोट तो बनेगा। क्यों? 4-5 चीजें थी जो लिखनी है, ठीक है। और प्लानिंग समझ आ रही है कुछ? उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है एहतियातन, कोई और चीज ना आ जाए, ठीक है।
मैं तो बाद में मिटा के नीचे लिख लूंगा ना, आपने बस इसका एंड ही है ना टोटल का, इस अगर आपने हाफ किया हुआ है तो एंड पे लिख लो, एक दो लाइनें खाली छोड़ देना, कुछ नहीं होता। मैं तो अगर आ गया तो मिटा लूंगा। ओके, कैश ना, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बैलेंसेस भी आगे लिखना, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, नोट नंबर 5। उसमें जाके बताओ कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक फलां में कितना है, कैश एट बैंक फलां में कितना है, वो अगली बात। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस में फिर जाकर अंदर लिखूंगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। मैंने तो इसकी नकल की है, पक्का रट्टा है, ठहर जाओ, कितने क्या मेरा रट्टा, यार्ड नहीं, यार्ड वो फिर भाग गया, ये क्या निकला है, कौन सा है 586 नहीं, फॉर्मेट का 586 जी, जा रहा हूं एक बच्चे की वजह से, वजाहत तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातिर मैं आया हूं इधर, ठीक है जी। ये कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये क्यों लिखा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये अलग अलग चीजें हैं। फेस पर हमने लिखना है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, नोट में जाके लिखना है कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक कितना है, फलां बैंक में इतना है, सेविंग में इतना है, डिपॉजिट में इतना, 2-3 बैंक्स लिखे हैं, 2-3 बैंक्स भी नोट में जाकर लिख दो, बैंक अकाउंट एमसीबी, बैंक अकाउंट एचबीएल, बैंक अकाउंट फैसल बैंक, बैंक अकाउंट मिजान, 10 लिख लो वहां पे जाके, वो मसला नहीं है। फेस के ऊपर क्या नजर आए, कैश इन हैंड एंड बैंक इकट्ठा, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ओके डन। अच्छा, ये तो मुझे समझ आ रहा है, कोई और चीज आगे तो लिख लेंगे। अब आते हैं इक्विटी वाली साइड पर, तो सबसे पहले तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये डिस्क्लोज किया जाता है, जिसकी बिल्कुल भी कोई नीचे कोई जिसका ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मैं सारी बैलेंस शीट बनाने के बाद ये लिखूंगा, सारी बैलेंस शीट टैली भी कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको मजीद याद हो कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी फिगर के साथ, किसी टोटल के साथ। उसके बाद अगली वो लंबी सी कहानी, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या नजर आया आपको, रिटेन्ड, चलो रिटेन्ड, चलो पहले और लिख लो, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, सरप्लस ना लिख लूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आया था, और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, सब कुछ तो हो चुका है। क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े हैं, उठा उठा के लिखी जाने हैं, फिर भी एक लाइन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच गई है, कुछ निकल आया था, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक और चीज आ सकती है, आपके तो फॉर्मेट में भी वो नहीं लिखी हुई थी। ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 586 पे जरा तशरीफ लाए ना, और यहां पर लिखें फेयर वैल्यू रिजर्व। ये भी तो आ सकता है आपके सवाल में, है जी फेयर वैल्यू रिजर्व आपके सिलेबस में, और बोलो FETOCI हो तो फेयर वैल्यू रिजर्व, और यही नजर आता है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ। लिख लो अपने फॉर्मेट में जाके पेज नंबर 586 पर, ताकि बवक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। अच्छा जी, ओके। उसके बाद जी देखें, अब लायबिलिटी साइड चल रही है, ये मैंने लिख दी है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट असल में रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स को कहते हैं। चलो जी, सवाल तो अब हो गया, अब बचा ही कुछ नहीं, खैर जी। तो उसके बाद लायबिलिटी साइड पर आपको शॉर्ट टर्म लोन फेस वाली फिगर नजर आ रही है, करंट टैक्स पेएबल नजर आ रहा है, कहीं पे आपको नजर आया हो शॉर्ट टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ करंट पोर्शन नजर आया सवाल में, नहीं। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन है, ये लिखें, उसके बाद करंट टैक्स पेएबल है, ये लिखेंगे, उसके बाद इनको इकट्ठा करना है, ठीक है। डेफर टैक्स वो तो नॉन करंट में आएगा ना, डेफर टैक्स तो नॉन करंट, अच्छा वो ऊपर है अभी, ठीक है। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी मुझे अभी तक नजर आया एक ही, डेफर टैक्स टैक्सेशन लिख लो। चलो जी, बच्चे कह रहे हैं डेफर टैक्स लायबिलिटी ना लिखे, अच्छा लगता है, DTL है, जरा याद रहेगा, लायबिलिटीज में डेफर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या नजर आया हमें, शॉर्ट टर्म लोन, कोई नोट नहीं है इसका, शॉर्ट टर्म लोन सीधा सीधा लिख देंगे। उसके बाद करंट टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लिखा हुआ है ना लफ्ज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसको आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपने समझने के लिए CTP। और उसके बाद जी ट्रेड एंड अदर पेबल्स, हाँ इसका एक नोट बनेगा। नोट नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। और कोई लायबिलिटी तो नहीं, करंट लायबिलिटी नजर आई आपको? को दिख गई तो लिख लेंगे, फिलहाल तो नजर नहीं आई मुझे। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने ट्रायल देखकर लिख ली, ये तो मुझे नज़र आ रही थी कि हैं, लेकिन हर जगह मैंने एक एक दो दो लाइन खाली बचा ली है। कोई चीज़ आ जाती है, सवाल पढ़ के ये बनाना है फॉर्मेट, मैं तो घर से पढ़ के आया हूँ, आपने सवाल 2 दफ़ा पढ़ना है फिर ये फॉर्मेट बनाना है। स्टिल कोई चीज़ रह जाती है तो हर जगह पे 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, और स्टिल और चीज़ निकल आती है, वो लाइनें भी भर जाती हैं, तो कोई गल नहीं है, एडजस्टमेंट कर लेना, आप लोग कर लेते होते हैं। खैर है, जरा दलेरी से लड़ना है, ठीक है। ओके, लो जी, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, और ये जो फिगर्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी फिगर्स अब आपने नोट में लिखनी हैं। तो मुझे बताइए, ये सारी फिगर्स जो हैं, ये सारी फिगर्स, ये वैसे हेड कौन कौन से बन रहे हैं? लैंड, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। तो लैंड, फर्नीचर, वो एंड आप वो अगला लिख लेना, मशीन, बिल्डिंग, और टोटल आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टोटल तो आपकी बैलेंस शीट के पेज पर जाना है, टोटल। लो जी, नोट तैयार है, नोट बिल्कुल तैयार है, अभी देखना आप। एक तो ये बड़ा मुश्किल काम होता था, जिंदगी सारी में यही मसला रहा है मुझे। हाँ जी, स्केल होना चाहिए ना, हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा, बस टोटल को थोड़ा सा गुजारा, वो एंड में मैं एक फिगर लिख लूँगा। अच्छा, ये डिब्बे शिब्बे हुआ करते थे, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास असल में लाइनें मौजूद हैं, ठीक है। बस मैं तो ये नक्शा आपके दिमागों में बना रहा हूँ, नक्शा, नक्शा समझते हैं? नक्शा, मैप, नक्शा नहीं कहते उसको, अच्छा नक्शा कहते हैं, ओके। रक्षा समझो तुम, अच्छा कोई बात नहीं, उस्ताद को ना सताना वरना रक्षा चलाना पड़ेगा, जो तुम समझ रहे हो। मतलब इंज करके लैन खिंचे, वैसे आपस की गल, फिर इंज मिटा ले, पर रीवैल्यूएशन नहीं हुई इस साल में, मैंने ज़रा जगह बचाई है, आप लिख लें बेशक, ठीक है। सवाल को एक नज़र पढ़ लेते, चलो फिर मैं नोट बनवाता हूँ। ये देखो जी, द फर्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड वॉज कैरिड आउट इन 2011 एंड रिजल्टेड इन अ सरप्लस ऑफ 120। इसलिए मैंने इस साल, चूंकि रीवैल्यूएशन हुई नहीं, तो मैंने ये नहीं लाइन डाली, मेरी जगह कम थी, ठीक है। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन वॉज कैरिड आउट बाय मैसर्स फलां 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 फलां। क्यों दे रहा है ये लाइन आज? हाँ, ये नोट की दुम में, ओए यार दुम की तो जगह ही नहीं बची, चलो अब कहीं ना कहीं दुम लगाएंगे इसकी, ठीक है। तो नोट की दुम जो है उसमें ये लिखेंगे। उसके बाद डिटेल्स रिलेटिंग टू, बस ये कहानी खत्म, रीवैल्यूएशन खत्म होगी। उसके बाद डिटेल रिलेटिंग टू एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन वगैरह बताइए उसने। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्डिंग इज डेफिसिटेड 5%, 10%, दूसरी चीज़ें हैं। तो अब ये क्यों बता रहा है? क्या डेफिसिएशन चार्ज नहीं हुई? चार्ज हुई है, नोट नहीं मुकम्मल, ट्रायल में क्लोजिंग फिगर्स गिवन है, हमने नोट मुकम्मल करना है, नोट में सिर्फ क्लोजिंग तो नहीं लिख सकते, तो हमें निकालनी पड़ेंगी फिगर्स। उसके बाद कोई ये एडजस्टमेंट थी CWIP वाली, कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3rd फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15, हमारा ये एंड हो रहा है 30 जून 15 पे, और ये एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट है 30 सितंबर पे, हमारे साल के बाद। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 20 मिलियन, वो वाज कैपिटलाइज, मैंने ऐसे करना था यहाँ पे आके। 30 जून 15 पे क्या हो गई है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट कब होनी है? अगले साल। तो ये 20 मिलियन क्या बिल्डिंग में डाल सकते थे? तो बस वो बिल्डिंग वाली फिगर गलत है, उसको काट के सही लिख दूंगा, और ये 20 रुपये में फेस के ऊपर CWIP के नाम से अलग से शो करूंगा, ठीक है।
फिर फर्नीचर इतने का ख़रीदा और मशीन इतने की, एक मशीन बेची है जो फलां बंदे को बेची है, ये सब बातें। उसके बाद ये डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एडवांस की, कैश एंड बैंक है और ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है। इतना सा सवाल है, सवाल में इतनी जान कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद मैंने नोट जो बनाया है उसके अंदर मैंने रीवैल्यूएशन का खाता नहीं डाला क्योंकि रीवैल्यूएशन इस साल में हुई नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 2 शुरू कर लें, यहाँ से नोट बनाएंगे हम। तो